Friends, in this video lecture we are going to study types of forces. इस वीडियो लेक्चर में हम अलग अलग टाइप्स के फोर्सेस के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पर आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिख रहा है जिसमें अलग अलग टाइप के फोर्सेस को हमने बता रखा है। और इस वीडियो लेक्चर को हम स्टार्ट करने के पहले मैं आपको, जैसे सभी टीचर्स आपको जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं बोलते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ये लेक्चर बहुत अच्छा होने वाला है, आप बस इस लेक्चर में बने रहिए। तो सबसे पहले जब हम फोर्स की बात करें तो हमें फोर्स को डिफाइन करना पड़ेगा। बेसिकली जो फोर्सेस होते हैं वो या तो पुश टाइप के होते हैं या पुल टाइप के होते हैं। तो किसी भी टाइप की पुश या पुल टाइप की एक्टिविटी को हम फोर्स बोलते हैं। लेकिन अगर इसको हम प्रॉपर वे में अगर डिफाइन करें तो फोर्स इज दैट फिजिकल कॉज विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज आइदर द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी और द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी। तो अगर हम समझे फोर्स को तो क्या होता है, फोर्स एक फिजिकल कॉज होता है जो कि किसी भी बॉडी के शेप या साइज को चेंज कर सकता है या चेंज करने की के लिए ट्राई करता है। और अगर कोई बॉडी रेस्ट में या मोशन में है तो उस बॉडी के कंडीशन को चेंज करने का काम करता है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि फोर्स एक ऐसा मीडियम है, फोर्स एक ऐसा फिजिकल कॉज है जो कि किसी भी बॉडी की कंडीशन को चेंज करने का काम करता है। मतलब उसका शेप और साइज भी चेंज कर सकता है और उसकी कंडीशन जो है रेस्ट या मोशन की कंडीशन है उसको भी चेंज कर सकता है। अगर हम और देखिए यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है, इसमें क्या कर रहा है, एक बंदा है जो कि एक रबर बॉल को या एक क्ले जो है उसको अपने हाथों से प्रेस कर रहा है। तो इस तरीके से जब ये इस क्ले बॉल को प्रेस करता है तो वो उसका शेप और साइज़ को चेंज कर सकता है। तो फोर्स का एक इफेक्ट ये हो सकता है कि वो उसके शेप और साइज़ को चेंज कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट के। स्प्रिंग के केस में आप लोग देखते हैं, स्प्रिंग में जब हम इसको ऊपर की तरफ से प्रेस करेंगे तो ये कंप्रेस हो जाएगी, या अगर हम इस पर टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो ये एक्सटेंड हो जाएगी। तो स्प्रिंग के केस में अगर जब आप फोर्स लगाते हैं तो फोर्स का इफेक्ट वहाँ पर ये रहता है कि वो इसके शेप और साइज़ को चेंज कर देता है। फुटबॉल के केस में अगर आप किक लगाते हैं, मान लो उस इनिशियली अगर फुटबॉल स्टेशनरी कंडीशन में है, आपको उसकी कंडीशन चेंज करना है तो आपको उसको किक लगाकर उसका जो है कंडीशन चेंज करना पड़ती है। साइकिल है, अगर आप साइकिल रन कर रहे हैं, आपको अगर साइकिल को स्टॉप करना है तो वहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होता है जो कि ब्लॉक शू जो होते हैं, ब्लॉक शू मतलब जहाँ पर आपको ब्रेक अप्लाई करना है वहाँ पे ब्लॉक शू लगे होते हैं। उन ब्लॉक शू और इस डिस्क ड्रम के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसके कारण से वहाँ पर फोर्स अप्लाई करके आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। तो बेसिक अभी तक हमने ये देखा है कि फोर्स क्या होता है। फोर्स एक फिजिकल कॉज है जो कि किसी भी बॉडी की के शेप और साइज को चेंज करने के लिए ट्राई करता है या उसको की जो कंडीशन है रेस्ट या मोशन की उसको चेंज करने के लिए ट्राई करता है। अब यहाँ पर हम टेंस टू वर्ड यूज़ करते हैं। टेंस टू वर्ड जो यूज़ कर रहे हैं इसका मीनिंग यहाँ पर ये आ रहा है कि ज़रूरी नहीं कि आप फोर्स लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। फोर्स इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि वो उसकी कंडीशन को चेंज कर सके। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में बेसिकली दो टाइप के फोर्सेस कंसिडर किए जाते हैं। दे मे बी आइदर द कांटेक्ट फोर्सेस और द नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। कांटेक्ट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच आर एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडीज व्हेन दे आर इन फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर। जब भी दो बॉडी फिजिकल कांटेक्ट में एक दूसरे के साथ होंगी और फोर्स एग्जर्ट होगा वहाँ पर, तो उस टाइप का फोर्स जो होगा उसे हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। In case of a non-contact force, force experienced by bodies, even if they are not in physical contact with each other, अगर बॉडी एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में नहीं भी है तो भी वहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो अगर कांटेक्ट फोर्सेस की बात की जाए, उनके क्लासिफिकेशन की बात की जाए या उनके टाइप्स की बात की जाए, तो कांटेक्ट फोर्सेस में आते हैं रेजिस्टिव फोर्सेस।
रेजिस्टिव फोर्सेस मतलब जब कोई बॉडी मूव करती है, आगे की तरफ मूव करना चाहती है, तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में उस मोशन को रेजिस्ट करने के लिए एक फोर्स लगता है, जिसको बोलते हैं हम रेजिस्टिव फोर्स। जो कि फ्रिक्शन फोर्स हो सकते हैं, विस्कोसिटी फोर्सेस हो सकते हैं, या एयर का ड्रैग हो सकता है। हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन मतलब जब भी कोई बॉडी किसी सरफेस पे के कांटेक्ट में आती है और स्टेशनरी कंडीशन में होती है, तो उस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करती है, जिसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। थर्ड जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो है फोर्स ऑफ टेंशन एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग पे जब फोर्स लगता है, किसी वायर में कोई फोर्स लगता है, तो इसको बोलते हैं हम टेंसाइल फोर्स ड्यू टू स्ट्रिंग। ये सारे फोर्सेस जो है हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय टू बॉडीज ड्यूरिंग द कोलिजन आर सम एग्जांपल्स ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात की जाए तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि जो फोर्सेस जिन बॉडीज़ के बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा है वो एक्चुअली कॉन्टैक्ट में आए। इस टाइप के फोर्सेस को हम डिस्टेंस फोर्सेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये किसी एक डिस्टेंस पे अप्लाई की जाती है। और बेसिकली इनकी तीन कैटेगरी है, मैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और ग्रेविटेशनल फोर्सेस। मैग्नेटिक फोर्सेस आर द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय मैग्नेट। किसी मैग्नेट के कारण जो फोर्स एक्सर्ट होता है, मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है वो आयरन और आयरन रिलेटेड मेटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो ये इस टाइप का जो फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडीज ऑन द अनदर चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडीज जो है किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाएगा। दो टाइप के चार्जेस होते हैं बेसिकली, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। सेम टाइप के जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट टाइप चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आपने देखा, जब आप किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, आप मान लो कोई बॉल है, आप उसे जब हवा में ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो फिर से नीचे की तरफ आ जाती है। इसका रीज़न ये होता है कि जो अर्थ सरफेस होती है वो एक अट्रैक्शन फोर्स लगाती है सभी बॉडीज़ के ऊपर, और उस अट्रैक्शन फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस। आगे हम इसमें और बात करते हैं डिटेल में। तो कांटेक्ट फोर्सेस की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। ऐसे फोर्सेस जो कि किसी भी दो बॉडी के फिजिकल कांटेक्ट में होने के कारण क्रिएट होते हैं, उस टाइप के फोर्सेस को हम कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं। एंड दीज फोर्सेस आर प्रोड्यूस्ड एंड एक्सपीरियंस व्हेन द बॉडीज कम्स इन कांटेक्ट विद अनदर बॉडी। इसका एक एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जब आप कोई टेबल को पुश करते हैं, तब आपको उस टेबल के साथ कांटेक्ट करना पड़ता है, तभी आप उस फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो पुश टाइप के या पुल टाइप के जितने भी फोर्सेस होते हैं, ये सब कांटेक्ट टाइप के फोर्सेस है। स्क्वीजिंग करते हैं या कंप्रेस करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो कांटेक्ट टाइप का फोर्स है। स्प्रिंग का एक्सटेंशन या कंप्रेशन जो है, उसके लिए भी आपको स्प्रिंग के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा। फुटबॉल या किसी भी प्ले में जब आप किक लगाते हैं, तो वो भी एक टाइप का क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। जब तक आप फुटबॉल के साथ आपके फुट का कांटेक्ट नहीं होगा, तब तक वहाँ पर फोर्स एक्सर्ट नहीं हो पाएगा। साइकिल को चलाने के लिए या उसको स्टॉप करने के लिए आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा, वो भी कांटेक्ट टाइप का फोर्स होगा। अब कांटेक्ट टाइप फोर्सेस में जो बेसिक पहला वाला टाइप होता है वो होता है रेजिस्टिव फोर्स। तो रेजिस्टिव फोर्सेस में बेसिकली तीन टाइप की कैटेगरी है, फ्रिक्शन फोर्सेस, विस्कोसिटी फोर्सेस एंड एयर रेजिस्टेंस फोर्सेस। तो हम जानते हैं कि किसी भी मैटर की तीन कंडीशंस हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो रेजिस्टिव फोर्सेस है उनको भी हमने तीन तरीके से कैटेगराइज किया गया है। तो पहला कैटेगरी जो है इसमें है फ्रिक्शन फोर्स। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। फ्रिक्शन फोर्स के केस में क्या होता है कि मान लो यहाँ पर जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में एक बुक है जो कि किसी टेबल के ऊपर रखी हुई है। अगर आप इस बुक को लेफ्ट से राइट की तरफ पुश करते हो, इस डायरेक्शन में अगर आप इस पे फोर्स अप्लाई करते हो, तो बुक और टेबल के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट होगा, जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब उस फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन अगर आप देखें तो वो समथिंग लाइक दिस होगा, इस टाइप से वो उसको अपोज करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्सेस होने का जो कारण रहता है वो ये रहता है कि जितनी भी बॉडीज़ है दुनिया में, जितनी भी सर्फेसेस पाई जाती है, उन सब में बहुत ही स्मॉल एस्पिरिटीज़ होती है, बहुत ही छोटी छोटी सी कैविटीज़ होती है, जो कि आप नेक्ड आई के थ्रू नहीं देख सकते हैं। अगर उसको माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तब आपको वहाँ पर बहुत छोटी छोटी से एस्पिरिटीज़ दिखाई देगी। ये एस्पिरिटीज़ एक दूसरे के साथ इंटरलॉकिंग कर लेती है, एक दूसरे के साथ अटक जाती है।
जिस कारण से बॉडी आगे की तरफ मूव नहीं कर पाती। अगर मैं एक बॉडी कंसीडर करूँ, बॉडी 1, इस टाइप से, और जब इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें ऐसी छोटी छोटी सी एस्पिरिटीज होंगी। सरफेस जो है वो थोड़ी सी रफ रहेगी, चाहे कितनी भी स्मूथ सरफेस हो, लेकिन जब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ एस्पिरिटीज होती है। जब मैं इसके साथ में किसी बॉडी 2 को कांटेक्ट में लेके आता हूँ, दिस इज बॉडी 2, उस बॉडी 2 में भी कुछ ना कुछ इंटरलॉकिंग, कुछ ना कुछ एस्पिरिटीज होती है। ये एस्पिरिटीज एक दूसरे को इंटरलॉक कर लेती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन इंटरलॉकिंग के कारण आप बॉडी को मूव ही नहीं करा सकते। तो जब आप एक सफिशिएंट अमाउंट में फोर्स लगा देते हैं, वो फोर्स इतना होता है जो कि इस फ्रिक्शनल फोर्स को ख़त्म कर सके और बॉडी को आगे की तरफ मूव कर सके, तो उस कंडीशन में वो फोर्स मूव कर जाता है। तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के केस में ये रहेगा कि बॉडी एक मिनिमम कंडीशन में उसको फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। जब आप उस मिनिमम अमाउंट से ज़्यादा फोर्स उस पर अप्लाई कर देंगे तो बॉडी आगे की तरफ मूव कर सकती है। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कोई बंदा है जो कि किसी ब्लॉक को पुल करने की कोशिश कर रहा है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ही लगता है, और फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली सॉलिड सर्फेसेस के लिए इस वर्ड का यूज़ हम करते हैं। यहाँ पर एक और बात देखने वाली है कि अगर दो सरफेसेस जहाँ कांटेक्ट में आती है, वहाँ पर एक उनके नॉर्मल डायरेक्शन मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट होता है। उस फोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो कि हम अगला टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से ये जो बंदा है इस स्ट्रिंग के थ्रू या इस रोप के थ्रू जब फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इस रोप में भी एक फोर्स क्रिएट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं टेंसाइल फोर्स या टेंशन फोर्स। तो अभी हमने देखा कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, किस कारण से वो प्रोड्यूस होता है। किसी इंक्लाइंड प्लेन पे कोई बॉडी है तो वहाँ पर अब वो स्लाइड तब तक नहीं करेगी जब तक कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको रेजिस्ट करता रहेगा, लेकिन जब अप्लाइड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगा तब वो बॉडी वहाँ पर स्लाइड करना स्टार्ट कर देती है। लिक्विड के केस में एक वर्ड यूज़ किया जाता है विस्कोसिटी। तो जिस तरीके से सॉलिड के केस में एक रेजिस्टिंग फोर्स होता है, वैसे ही लिक्विड के केस में एक रेजिस्टिंग फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। तो सॉलिड के केस में लगने वाला रेजिस्टिंग फोर्स कहलाता है फ्रिक्शन, लिक्विड के केस में लगने वाला रेजिस्टिंग फोर्स कहलाएगा विस्कोसिटी, और एयर के केस में लगने वाला जो रेजिस्टिव फोर्स है उसको बोलेंगे हम एयर रेजिस्टेंस। तो आपको यहाँ दो डायग्राम दिख रहे हैं। इस डायग्राम में एक नल है, एक टैप है जिससे वाटर फ्लो रहा है, और एक यहाँ पर हमने केस लिया है, इस टाइप का लिक्विड लिया है जिसकी विस्कोसिटी थोड़ी सी ठीक है। तो अगर आप इन दोनों डायग्राम को देखें, एक ऑयल का डायग्राम ले या एक वाटर को अगर कंसिडर करते हैं, तो वाटर की जो है विस्कोसिटी वो ऑयल के केस में कम होती है, जबकि ऑयल की या जो शुगर साइरप रहता है उसकी जो विस्कोसिटी है वो वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो यहाँ विस्कोसिटी का मतलब ये है कि जब भी कोई फ्लूइड यहाँ पे अगर हम वाटर की बात करें, तो अगर वाटर आगे की तरफ फ्लो करना चाह रहा है तो जिस सरफेस के ऊपर फ्लो होता है वो सरफेस उस वाटर को आगे की तरफ फ्लो होने से रेजिस्ट करती है, और साथ ही साथ में जो फ्लूइड की दो लेयर्स होती है वो भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करती है। उस फोर्स को हम बोलते हैं विस्कोसिटी फोर्स, और ये हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगता है। तो अगर वाटर आगे की तरफ फ्लो हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स या विस्कोसिटी फोर्स जो है वो पीछे की तरफ लगेगा। तो बेसिकली जो लिक्विड के केस में रेजिस्टिंग फोर्स होता है उसे हम बोलते हैं विस्कोसिटी। एयर की बात की जाए तो अगर आप देखें तो अगर किसी एरोप्लेन का केस ले, या अगर किसी फोर व्हीलर को आप कंसीडर करते हैं, तो वो जब आगे की तरफ मूव करता है तो उसकी सरफेस जो होती है वो एयर के कांटेक्ट में आती है। तो यहाँ जो सरफेसेस रहेंगी वो सब एयर के कांटेक्ट में आएगी, और एयर उसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स अप्लाई करेगी। उस टाइप का जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं हम एयर रेजिस्टेंस। कांटेक्ट फोर्सेस में सेकंड टाइप का आता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन केस का केस हम पिछली एग्जांपल से कंसिडर करते हैं।
तो अगर कोई बुक है किसी टेबल के ऊपर रखी हुई स्टेशनरी कंडीशन में, जब तक ये स्टेशनरी कंडीशन में रहेगी तब तक इन दोनों सरफेसेस के बीच में एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उसको बोलेंगे हम नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन। इसको कैपिटल आर या कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो वेट ऑफ द बुक है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा और उस वेट को बैलेंस करने के लिए जो टेबल है वो अपर डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगी। इस तरीके से ये जो बैलेंस्ड फोर्स होता है इसको बोलते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इस केस में भी आप देख रहे हैं जब तक कि ब्लॉक जो है वो स्टेशनरी कंडीशन में रहेगा तब यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करता है। एक और केस अगर हम कंसिडर करें, अगर मान लो आपने कोई ब्लॉक आपके हाथ में उठा रखा है, उस ब्लॉक को आप अपने हाथ में लेते हैं तो उस जो ब्लॉक का वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और अगर आपको उसको स्टेशनरी कंडीशन में बनाए रखना है, आपको आपकी पाम को स्टेशनरी रखना है, तो आपकी पाम उसके ऊपर एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्टिंग फोर्स अप्लाई करेगी। यहाँ पर आपकी जो मसल्स है वो एक फोर्स लगाएगी। तो इस टाइप में हम ये भी देख सकते हैं कि एक और टाइप का फोर्स होता है जिसको कि हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। तो जब भी मसल्स या मसल्स के थ्रू जब भी फोर्स अप्लाई किया जाता है उसको बोलते हैं मसलर फोर्स। थर्ड जो है फोर्स ऑफ टेंशन एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग और इलास्टिक मटेरियल। तो जब भी किसी स्प्रिंग के थ्रू या किसी इलास्टिक मटेरियल के थ्रू आप किसी ऑब्जेक्ट को हैंग करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है और उस वेट को बैलेंस करने के लिए स्प्रिंग में एक अपोजिंग फोर्स डेवलप होता है और जो जो कि उसको बैलेंस करने की ट्राई करता है। उस अपोजिंग फोर्स को हम बोलते हैं टेंसाइल फोर्स या टेंशन फोर्स। सिमिलरली सेकंड फिगर में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर एक बॉल है, किसी स्प्रिंग के थ्रू आपने हैंग कर रखा है। सो बॉल का जो वेट रहेगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, लेकिन जो टेंसाइल फोर्स रहेगा वो इस ऑब्जेक्ट और जिस सरफेस के साथ इसको आपने टाइट कर रखा उसके बीच में अप्लाई होगा। ऐसा जब आप लोग पतंग उड़ाते हैं तो जब काइट फ्लाइंग की जाती है तो उस कंडीशन में जो आपके हाथ में थ्रेड रहता है उस थ्रेड में भी एक टेंसाइल फोर्स एक्सर्ट होता है। अब इस फोर्स का नेचर टेंसाइल टाइप का ही है, ये कैसे पता चलता है? ये ऐसे देख सकते हैं कि अगर जब आप इसको कट करेंगे तो ये जो फोर्स है ये अपोजिट डायरेक्शन में मतलब कट करने के बाद जो थ्रेड है वो आपके हाथ में फिर से आ जाता है। इसका मतलब ये है कि जो अपोजिंग डायरेक्शन में लगता है वहाँ तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि वहाँ पर एक टेंसाइल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। फोर्थ जो कांटेक्ट फोर्सेस में फोर्थ टाइप का जो फोर्स है वो है फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग। तो यहाँ पर आपको तीन डायग्राम दिख रहे हैं स्प्रिंग के। पहला डायग्राम जो बता रहा है ओरिजिनल लूज फॉर्म ऑफ स्प्रिंग एक्सर्ट्स नो फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट। यहाँ दो ऑब्जेक्ट लिया आपने, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी लिया, दोनों को आपने स्प्रिंग के साथ टाइट कर रखा है। ये इसकी लूज पोजीशन है, मतलब ओरिजिनल कंडीशन है जिसमें कि इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप दोनों ऑब्जेक्ट ए और बी को अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराना लगते हैं तब इनके बीच में एक टेंसाइल फोर्स जनरेट होता है। तो वो जैसे ही आप इन ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे तो वो जो स्प्रिंग में टेंसाइल फोर्स जनरेट हो रहा है वो टेंसाइल फोर्स इसको खींचने की कोशिश करेगा। अगर आप कंप्रेस कर रहे हैं तो टेंसाइल फोर्स तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो जो फिगर बी दिख रहा है इसमें आप क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेस करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और जैसे ही आप कंप्रेस करना बंद करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट को पुश करके पीछे कर देगा। और फिगर सी जो दिख रहा है इस केस में आप इसको टेंसाइल फोर्स दे रहे हैं, मतलब आप इसको खींच रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट बी को आप ऑब्जेक्ट ए के रिस्पेक्ट में खींच रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो आप ये ध्यान रखिए स्प्रिंग फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है इन अपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड। तो अगर इस केस में आप देख रहे हैं तो इसमें क्या होगा, जैसे ही आप इसको रिलीज करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स के कारण वापस जो है दोनों ऑब्जेक्ट ए और बी अपनी पोजीशन पे आना ट्राई करेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा है कि स्प्रिंग भी एक फोर्स अप्लाई करती है। तो स्प्रिंग जो फोर्स अप्लाई करती है उसका जो रीज़न होता है उस रीज़न को हम बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी।
स्ट्रेन एनर्जी। तो जब भी आप किसी इलास्टिक मटेरियल पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अगर उसकी इलास्टिक लिमिट तक आपने उस फोर्स को अप्लाई किया तो उसको वो स्टोर करके रख लेता है, और जब आप फोर्स लगाना बंद करते हैं तो वो उसको उस एनर्जी को फिर से रिलीज़ करता है। तो इस टाइप की जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक है, तो आप हमारा एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी चैनल है, आप उसमें भी जाके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में नेक्स्ट जो फिफ्थ रहेगा वो आपका रहेगा फोर्स एक्सर्टेड बाय टू बॉडीज ड्यूरिंग द कोलिजन। कोलिजन का अगर हिंदी बात करें तो उसको बोलते हैं हम टक्कर होना। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है आपके पास, बॉडी ए और बॉडी बी, दोनों कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। जब भी दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करेंगे तो बॉडी ए जो है वो बॉडी बी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, जिसको बोलेंगे फोर्स ऑफ एक्शन। सिमिलरली बॉडी बी जो है बॉडी ए के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, जैसे बोलेंगे हम फोर्स ऑफ रिएक्शन। और ये जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस है दोनों अमाउंट में इक्वल रहते हैं। तो इस कारण से क्या होगा कि जब दोनों बॉडी कोलाइड करेंगी तो वो एक दूसरे को पुश करके दूर कर देगी। तो यहाँ पर जो कुछ नोटेशंस दिए गए एफ ए बी का मतलब ये है कि फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी। तो आप देख रहे हो बॉडी बी के कारण जो ए पे फोर्स लग रहा है वो राइट टू लेफ्ट की तरफ लग रहा है। वैसे ही फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू बॉडी ए जो है वो राइट टू लेफ्ट की तरफ लग रहा है। तो जो ये पुश टाइप का फोर्स लगेगा टक्कर होने के बाद, ये एक दूसरे को पुश करके पीछे की तरफ धकेल देगी। तो जब फाइनल कंडीशन बॉडीज़ की होगी तो बॉडीज़ विल बी मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर आफ्टर द कोलिजन। तो कांटेक्ट फोर्सेस कंप्लीट होता है। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की बात करें तो बेसिकली नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में ऐसे फोर्सेस होते हैं जो कि किसी डिस्टेंस से लगते हैं और इन्हें डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, और मैग्नेटिक लाइंस जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती है। मैग्नेट्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और अगर दो मैग्नेट लिए जाएं तो अगर उनके नॉर्थ पोल हम लाते हैं कांटेक्ट में तो वो एक दूसरे को अपोज करते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल कांटेक्ट में लाते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये किसी डिस्टेंस से ही एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस टाइप का जो फोर्स होता है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। सेकंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो आपने देखा होगा कि जब आप हेयर कॉम्ब को अपने हेयर्स के साथ रब करते हैं, ड्राई हेयर्स के साथ जब आप इसको रब करते हैं और इसको छोटे छोटे पेपर के पीसेस के पास लेकर जाते हैं तो वो पेपर पीस जो है वो इसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसके साथ चिपक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि इस पूरी प्रोसेस में कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चार्ज हो जाते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट है वो या तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं या नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जबकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज मतलब सेम नेचर के जो चार्जेस रहेंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स हम सभी जानते हैं कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो फिर से अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। इसका जो बेसिक रीज़न है वो है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली डिपेंड करता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है कि कितनी डिस्टेंस से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है। अब एक और बात अगर यहाँ की जाए, इन फोर्सेस के नेचर की बात की जाए तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स होता है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स होता है, जबकि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन टाइप के भी हो सकते हैं और रिपल्सन टाइप के भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की कि फोर्स क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और इनके किस तरीके से क्लासिफिकेशन किए हैं। अब इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे इसके लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे, जिसको कि आप ध्यान से देखते रहिएगा। ये पूरी एक वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ है, अगर आप 1 बाय 1 वीडियो देखते रहेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होता जाएगा।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। एक बात और बोल देता हूँ जाते में, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा या ये जो पूरा टॉपिक है समझ में आता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारी और आपकी मेहनत सफल हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।